हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टी टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ आर से रिलेटेड। अब तक हम पिछली 6 वीडियो में हम वन सैंपल और पॉपुलेशन के मीन का कंपैरिजन कर चुके हैं। 2 सैंपल मीन का सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख चुके हैं। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट देख चुके हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ आर। आर का मतलब कोरिलेशन, सह संबंध होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट की आप स्टैटिस्टिक्स के में आप वीडियो मेरी देख सकते हैं। कोरिलेशन मैंने उसमें बता रखा है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और एक है आपका कंकरेंट डेविएशन मेथड। ये 3 तरह के कोरिलेशन मेथड्स की वीडियो मैंने बना रखी हैं। वो आप चेक कर सकते हैं कि कोरिलेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर हम कोरिलेशन निकालना नहीं सीखेंगे, टी टेस्ट देखेंगे कि उसमें जो कोरिलेशन है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो वी हैव टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इन स्मॉल सैंपल्स। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। द टी टेस्ट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड, अब तक जहाँ पर अप्लाई हो रहा था वो ठीक था, टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोरिलेशन ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड सैंपल ऑफ n नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम अ वाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो भी डाटा है वो सब एवरेज यानी मीन के आसपास ही है, बहुत लंबी दूर तक फैला हुआ नहीं है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका कर्व बनाएंगे तो एक घंटे की तरह बेल शेप्ड कर्व बन जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। वाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है कि जहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स को हम यहाँ पर लेते हैं, इसलिए बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कोरिलेशन देखते हैं कि कोरिलेशन जो निकाला है, कोरिलेशन मीन सहसंबंध की दो सैंपल हैं या 2 डाटा हैं, उनके बीच में किस तरह का संबंध है, सहसंबंध है, अच्छा संबंध है कि हाँ ज़्यादा संबंध है या कम संबंध है, या कोई संबंध नहीं है, या परफेक्ट कोरिलेशन है, कुछ भी हो सकता है। कोरिलेशन जो होता है वो मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ही आंसर आता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.99 और 1 तक आता है। 1 से ज़्यादा इसका आंसर कोरिलेशन नहीं माना जाता है। 1 है तो परफेक्ट कोरिलेशन है, और 0 है तो इसका मतलब कोई संबंध दोनों डाटाओं में नहीं है, दोनों डाटा अलग हैं, कोई संबंध उसमें नहीं है। तो यहाँ पर ये टेस्ट निकालते हैं हम पता लगाने के लिए कि देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स इन द पॉपुलेशन, कि जो पॉपुलेशन में जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें कोई संबंध नहीं है, या कहें हम कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द पॉपुलेशन इज 0। तो इस परीक्षण को हम ये पता लगाने के लिए शून्य परिकल्पना हम रखते हैं कि जनसंख्या में चर के बीच कोई सहसंबंध नहीं है, या जनसंख्या के गुणांक का सहसंबंध 0 है, कि कोई संबंध जो 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, कोई संबंध आपस में नहीं है। तो कोई भी वेरिएबल्स हो पॉपुलेशन में उनमें कोई संबंध नहीं है, ये शून्य परिकल्पना हम लेकर चलते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है t बराबर r/1 - r² अंडर रूट में है इंटू n-2, क्योंकि 2 सैंपल्स कोरिलेशन 2 डाटाओं के बीच में होता है, इसलिए -2 करते हैं हम यहाँ पर। और r कोरिलेशन सहसंबंध गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, और इस t की वैल्यू से हम फॉर्मूला लगाकर t की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हम कि रैंडम सैंपल है, कुछ साइज़ है उसके 10, 15, 20 जो भी साइज़ है, और बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने आपको बताया। तो r जो है वो एक ऑब्जर्व सैंपल कोरिलेशन है कि r की वैल्यू जो भी दे रखी होगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें पता लगाना है कि जो सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है सिग्निफिकेंट ऑफ एनी कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स में कोरिलेशन है वो जो पॉपुलेशन के वेरिएबल्स में जो सहसंबंध है आपस में, वो सिग्निफिकेंट है, सार्थक है या नहीं है, या फिर ये केवल फ्लक्चुएशंस की वजह से है कोरिलेशन, कि हम ये मानेंगे कि कोरिलेशन जो है आपस में वो सार्थक है पॉपुलेशन के वेरिएबल्स में या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-2 करते हैं, जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, कुछ में n-1 हमने करा है, तो यहाँ पर हम n-2 करेंगे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू t की कम आती है तो नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना एक्सेप्ट हो जाती है,
यानी कि जो कोरिलेशन सहसंबंध है वो सार्थक नहीं है, यानी कि शून्य है कोरिलेशन। दूसरी तरफ अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आती है टेबल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा और जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, सार्थक माना जाएगा। केवल इतना सा हमें करना है, फॉर्मूले हमें लगाना है। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट समझ में आ जाए। 5-6 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे जिससे कि आपको ये प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो जाए। तो अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट हमें और क्लियर हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। 10 पेयर दे रखे हैं एक्स और वाई के, 10 आइटम्स हैं, यानी नंबर ऑफ आइटम्स हो गए 10। अब उस हमें टेस्ट करना है सिग्निफिकेंस कि आर सिग्निफिकेंट है, यानी कि सार्थक है या नहीं, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हमें आर यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। इसकी मैंने 2-3 वीडियोस पहले बना रखी हैं स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको कोरिलेशन कैसे निकालते हैं वो बताऊँगा। तो कोरिलेशन निकालने के लिए हमें पहले फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फार्मूला तो आप जानते ही हैं कोरिलेशन का, R इक्वल टू, R का मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी सहसंबंध गुणांक है, तो उसका साइन होता है ये R। इसका फॉर्मूला जो है वो है आपका समेशन dx dy माइनस समेशन dx डॉट समेशन dy। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई अपॉन n, और ये होल डिवाइडेड बाई समेशन डी स्क्वायर एक्स माइनस समेशन डी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और ऐसे ही समेशन डी स्क्वायर वाई माइनस समेशन डी वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ये दोनों ब्रैकेट में है, ब्रैकेट के बाहर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और ये सब अंडर रूट में भी है। ये स्क्वायर है। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। अब किस तरह से ये फॉर्मूला हमें लगाना है वो अब हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अब पहले हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, एक्स और वाई। ये पहले कॉपी कर लीजिएगा आपको इस क्वेश्चन को, कि आपके पास ये क्वेश्चन होना चाहिए जब हम आगे बढ़ें, आपके पास रजिस्टर में ये लिखा होना चाहिए। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले देखिए एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई दोनों लिख लेते हैं वैल्यूज़ इनकी। इसमें आपको दे रखा है वैल्यूज़ हैं आपकी, देख सकते हैं 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39। तो ये सब लाइन से हम लिख लेंगे, ठीक है। तो लाइन से लिखेंगे इसको 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36 और 39। ये 10 आइटम हमने लिख लिए हैं। ऐसी वाई की वैल्यू लिख लेते हैं 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 और 32। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये सब बढ़ते क्रम में है, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो y भी उसी क्रम में लगभग बढ़ रहा है। जब दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हों तो r का जो आंसर निकल कर आएगा वो वेरी हाई डिग्री आएगा, यानी कि 0.8 या 0.9 के आसपास आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो एक जैसा है, तो संबंध इसमें इनका संबंध अच्छा ज़्यादा निकल कर आएगा, हाई डिग्री निकल कर आएगा। लेकिन अभी हम करके देखेंगे। तो पहले हम dx निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में देखा होगा आपने dx निकालना है।
dx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, x में से कोई एज्यूम्ड मीन माइनस कर लेंगे। इसमें से देखिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए हमने ये 31 ले लिया। अब x में से 31 माइनस करते हुए जाना है आपको। 23 में से 31 माइनस करेंगे तो माइनस के 8 आ जाएंगे, क्योंकि माइनस कम वाले में से ज़्यादा माइनस कर रहे हैं। 27 में से 31 माइनस करेंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे। 28 में से 31 माइनस करेंगे तो माइनस के 3 आ जाएंगे। ऐसी 29 में से 31 माइनस करेंगे माइनस के 2, ये माइनस के 1। अब 31 में से 31 माइनस करेंगे तो 0, यानी कि सब में से 31 माइनस करना है आपको। 33 में से 31 माइनस करेंगे 2, इधर आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 8। ठीक है, इसका अगर आप टोटल करेंगे तो ये समेशन dx आ गया आपका 1, यानी कि माइनस वाले अलग कर लीजिए, प्लस वाले अलग कर लीजिए, फिर अंतर देखिए कितना है। ठीक है, ऐसे ही अब हम dy निकालेंगे। dy के लिए क्या करेंगे, y में से हम कोई माइनस कर सकते हैं, यानी कि मान लो हमने 26 ले लिया, इधर 26 माइनस करते हुए जाएंगे तो y में से हम 26 माइनस कर लेंगे। अब 18 है ये, 18 में से 26 माइनस कर लीजिए तो ये माइनस के 8 बचेंगे। 22 में से 26 माइनस करेंगे माइनस के 4, 23 में से 26 माइनस करेंगे माइनस के 3, ऐसी -2, -1, 0। फिर 28 में से 26 माइनस करेंगे प्लस के 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6, और फिर इसका टोटल कर लेंगे। समेशन dy बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 3 आएगा, क्योंकि ये माइनस के आइटम्स ज़्यादा हैं और ये प्लस के आइटम कम हैं, तो माइनस के अलग जोड़ लीजिए, प्लस के अलग जोड़ लीजिए, फिर अंतर देखिए दोनों में कितना है, तो माइनस का ज़्यादा है, माइनस के 3 ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्मूला आपने लिखा उसमें d² x भी चाहिए हमें, और d² y भी चाहिए, और एक dx dy भी चाहिए। 3 आइटम हमें चाहिए। d² x का मतलब होता है कि जो dx है इसका स्क्वायर करना है, कि -8 को -8 से ही गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 64, -4 गुणा -4 कितने होते हैं, 16, 3 × 3 9, 2 2 4 1 0 4 16 25 एंड 64। फिर इसको हम जोड़ लेंगे, समेशन d²x, समेशन d²x हमारा 203 आ जाएगा, इनका आप जोड़ेंगे तो। ऐसी d²y निकालते हैं, -8 × -8 64, फिर 4 × 4 ये हो गया 16, 9 2 2 4 1 0, 2 × 2 4, ये इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देख लें आप। 3 × 3 9, 4 × 4 16, 6 × 6 36, इनको आप जोड़ेंगे तो इसका टोटल आएगा 159, यानी कि समेशन d²y आएगा 159। अब रह गया dx dy, यानी ये जो dx है ये dy है, इन दोनों को आपको आपस में गुणा करना है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो -8 × -8 64, -4 × -4 16, ये 9, ये 4 1 0, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 5 × 4 20, 8 × 6 48, ये हमने जोड़ लिए। इनका टोटल करेंगे, यानी कि समेशन dx dy बराबर हो जाएगा आपका 178, ये 178 आ गया। तो आप देखें, बार बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी कि ये हमें वैल्यू चाहिए कोरिलेशन निकालने के लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए। अब ये जो हमने टोटल कर लिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं n बराबर 10। तो ये हमारे सब टोटल्स आ चुके हैं। अब इनको हम फॉर्मूले में लगाएंगे। फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, फॉर्मूला आप जानते ही हैं, लिखा हुआ है dx dy सब चीज़ें लिख रही हैं, तो आप फॉर्मूले में ये पेस्ट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, मैं वैल्यू लिखता हूँ इसमें, r बराबर, देखिए
तो r बराबर हमारा क्या होगा, पहले है समेशन dx dy, यानी dx dy का सम कितना है ये लास्ट में 178। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लिख लेते हैं 178 माइनस, आप फॉर्मूला देखेंगे तो समेशन dx है यानी 1 मल्टीप्लाइड बाई समेशन dy यानी कि माइनस के 3 डिवाइडेड बाई n यानी कि 10, नंबर ऑफ आइटम 10 है। फिर डिवाइड करेंगे आप समेशन डी स्क्वायर एक्स यानी कि 203 माइनस समेशन डी एक्स 1 अपॉन n है 10, 1 का स्क्वायर है, ये एक तरफ हो गया। पहले अंडर रूट भी लिख लेते हैं, हम लगा लेते हैं। फिर डी स्क्वायर वाई, समेशन डी स्क्वायर वाई कितना है देखिए ये 159, तो 159 लिख लिया, माइनस समेशन डी वाई का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, ये फॉर्मूला रहेगा। बस अब आपको ये सॉल्व करना है, तो 178 माइनस के 3 अपॉन 10, ये हो गया 203 माइनस 1 अपॉन 10, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 159 माइनस 3 इंटू -3 9 हो जाते हैं, तो 9 अपॉन 10 हो गया ये। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो 178 माइनस, अब ये -3 हैं, -3 अपॉन 10 0.3 हो जाता है, लेकिन माइनस और ये माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो 0.3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई, थोड़ी मैथमेटिक्स है ये 203 माइनस 0.1, 10 से भाग करेंगे एक को तो 0.1 आएगा, ऐसी 159 माइनस 0.9 आएगा, 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा निकल कर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये 178.3 हो जाएगा, ऐड कर लीजिए। इसको करेंगे 203 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 202.9 आएगा, मल्टीप्लाई 159 में से 0.9 को माइनस करेंगे आप तो 158.1 निकल कर आएगा। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, ऊपर 178.3 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई गुणा आपको खुद करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 179.10469, ये वैल्यू आ गई। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए आप, 179 नहीं, इसको जो है ये मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई का मैंने अंडर रूट निकाल दिया है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में ये आएगी वैल्यू इसकी 32078.49, ये वैल्यू आएगी। अब 178.3 है, इसका अंडर रूट निकालना है, तो अंडर रूट निकल कर आएगा ये 179.10469। अब इससे ऊपर वाली लाइन को 178.3 को भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.9955, ये वैल्यू निकलकर R की वैल्यू आ गई आपकी, R बराबर आ गया 0.9955। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा इसको सॉल्व करने की, तभी आप कर पाएंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, जब R हमारे पास आ गया तो अब हम कैलकुलेट करेंगे T की वैल्यू। T वैल्यू आपको निकालनी आती है, तो T बराबर फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे, R अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा R माइनस 2, ये फॉर्मूला रहेगा।
ये n-2 है, n-2, इसमें वैल्यू लगा लीजिए। r अभी हमारा निकला है 0.9955 अपॉन 1 माइनस 0.9955 का स्क्वायर और ऊपर है 10-2। नंबर ऑफ आइटम 10 थे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो रहेगा आपका 0.9955 इंटू 10-2 कितना होता है? 8 होता है। 8 होता है। 8 का अंडर रूट निकालेंगे आप तो 2.8284 के आसपास आएगा, डिवाइडेड बाय, इसका स्क्वायर करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.0949। अब आप इसको भाग करिए, इसको गुणा करिए और आपकी टी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 29.67 के आसपास। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी टी की वैल्यू निकल कर आ गई है। क्वेश्चन को आप देखेंगे दोबारा से तो यहाँ पर हमें टेबल वैल्यू भी दे रखी है, देखें 2.306, क्योंकि हमें अब चेक करना है कि 5% पर इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। देखिए लिखा हुआ है 5% पर इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। तो ये टेबल वैल्यू याद रखिएगा 2.306 है, क्योंकि हम कंपेयर करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखते हैं, हम जानते ही हैं आप। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम n-2 रहेगा, यानी 10-2 बराबर 8 और 5% सिग्निफिकेंट लेवल पर देखेंगे, सिग्निफिकेंस लेवल। तो टेबल वैल्यू हमारी दी हुई है, कितनी थी देखिए मैं भी भूल गया। ये वैल्यू थी 2.306, 2.306 और हमारी टी वैल्यू अभी कितनी निकल कर आई है? 29.67। तो टी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। इसका मतलब आप देखेंगे कि डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है, यानी कि अब यहाँ पे कोरिलेशन की बात हो रही है। एज टी वैल्यू इज ग्रेटर देन टीवी टेबल वैल्यू, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? टू कंक्लूड द कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट। ये हम यहाँ पर लिखेंगे। कोरिलेशन पूरा भी लिख सकते हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट। टी वैल्यू कम होती तो हम मानते हैं कि कोई अंतर नहीं है, कोई सार्थक अंतर नहीं है, कोई सार्थक मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट है कोरिलेशन कोफिशिएंट, क्योंकि टी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो इस तरह हमें क्वेश्चन करना है। आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आर की वैल्यू दी होगी, तो हमें फिर ये सब चीज़ें नहीं निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं अभी, और ये आपका है, ये देखें आप, सेकंड क्वेश्चन निकल कर आया है आपके पास। यहाँ पर देखिए समझने की बात है। देख सकते हैं रैंडम सैंपल है ऑफ 11 पेयर्स। देखें आप, इलेवन पेयर्स हैं, तो n तो 11 हो गया।
और नॉर्मल पॉपुलेशन का कोफिशिएंट कोरिलेशन है 0.5 यानी R5 हो गया। अब ये पूछा इज दिस वैल्यू सिग्निफिकेंट, तो हमें टी टेस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। टेबल वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है, तो हमें देख लेते हैं पहले हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लेते हैं। तो देखिए हमें n नंबर ऑफ आइटम हमें दे रखे हैं 11 पेयर्स हैं। R हमें दे रखा है 0.5, ये हमें गिवन है, मतलब ये हो गया, ये हम लिख लेते हैं गिवन है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब R की वैल्यू निकालनी है हमें, बिल्कुल सिंपल है। अब कुछ नहीं करना है हमें, बिल्कुल सिंपल हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो कोरिलेशन T की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। T बराबर, फॉर्मूला आपको पता ही है, R अपॉन 1 माइनस R स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा, और ऊपर ये गुणा हो जाएगा n माइनस 2, ये भी अंडर रूट में है। बस अब आपको वैल्यू लगानी है। R हमारा है 0.5, नीचे है 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर, और ये है आपके 11 पेयर से 11 माइनस 2, तो ये T बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अंडर रूट में ही रहेगा वैसे तो, और ये रहेगा 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, ठीक है। तो ये एक सॉल्व करेंगे तो 0.5 गुणा 3 हो जाएगा, 9 का अंडर रूट निकालते हैं तो 3 आता है, क्योंकि 3 तिया 9 होता है, तो 9 का 3 हो गया। ये अंडर रूट में रह गया 0.75, इसका अंडर रूट निकाल लेंगे अभी, तो ये 5 तिया 15 हो गया, 1.5 डिवाइड बाई इसका अंडर रूट निकालेंगे आप तो 0.866 आएगा, और इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.732। ये T की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। और हमें वैल्यू दे रखी थी, टेबल वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। टेबल वैल्यू हमें देखिए क्वेश्चन में ऊपर दी गई है 2.262, ये लिखा हुआ है देखिए आप 2.262, तो 2.262 लिखा हुआ है। T की वैल्यू अभी हमारी निकल कर आई है 1.732, T की वैल्यू हमारी कम है, T की वैल्यू कम है, तो यानी कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, और जब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता। तो नल हाइपोथेसिस हम क्या मान लें, या चलिए पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस हम क्या मान रहे हैं। यहाँ पर H0 नाम दिया है हमने, तो क्या मानेंगे, डेट कोरिलेशन, कि हम तो कुछ मानते ही नहीं है, शून्य परिकल्पना है ये, तो कोरिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब पूरी पॉपुलेशन, कोरिलेशन में से, जो पॉपुलेशन में से हमने सैंपल लिया है, तो ये माना कि कोई एग्जिस्ट नहीं करता कोरिलेशन। अब नल हाइपोथेसिस देखते हैं कि एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। नल, क्योंकि T वैल्यू हमारी कम है, तो नल, तो अब जब T वैल्यू कम आ रही है तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। इस तरह से देखिए कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन। जब R दिया हुआ था तो केवल हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूं, पहले मैं क्वेश्चन लेकर आता हूं स्क्रीन पर। क्वेश्चन 3, जितने क्वेश्चन आप कर लेंगे उतनी ही आपको प्रैक्टिस होगी, लेकिन बस कर लें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर देखिए
हाउ मैनी पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, पेयर जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के n होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पर n गायब है, देखिए n पूछ रहा है आपसे। टू बी इंक्लूडेड इन अ सैंपल सो दैट ऑब्जर्व कोरिलेशन हमें दे रखा है 0.37 और t की शेल हैव अ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t की वैल्यू भी हमें दे रखी है 1.91। तो t की वैल्यू 1.91 से ज़्यादा आए, ऐसे कितने ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए जिसका r 0.37 हो। तो इसका मतलब हमें देख लेते हैं हमें दिया क्या क्या है पहले, ठीक है ना। दिया क्या क्या होता है उससे हिसाब से पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या निकालना है। तो गिवन है हमारे पास r की वैल्यू दे रखी है 0.37, t हम मानेंगे 1.91, तो n गायब हो गया यहाँ से, n ही हमें निकालना है। ठीक है, थोड़ी मैथमेटिक्स है, गणित आनी चाहिए आपको। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो t की वैल्यू लगाएंगे। t की वैल्यू हमें दे ही रखी है, तो t की वैल्यू हमें दी हुई है, तो t बराबर फॉर्मूला आपको पता ही है अब तो, r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट इंटू n माइनस 2 अंडर रूट। ठीक है, तो t हमें दे रखा है 1.91, बहुत समझने का है। r हमें दे रखा है 0.37 अपॉन 1 माइनस 0.37 का स्क्वायर। ठीक है, इंटू n नहीं पता, n माइनस 2 हमने ऐसे ही लिख लिया। अब देखिए सब चीज़ें पता है तो n की वैल्यू निकालनी है, वो आप निकाल लेंगे। करके देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 1.91 इक्वल टू 0.37 अपॉन 1 माइनस 0.37 को 0.37 से ही गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 0.1369 आ जाएगा आपका। और ये तो n माइनस 2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि n की वैल्यू तो हमें निकालनी है। अब हमें क्या करना है, इसको देख लेते हैं। अब ये जो 0.37 है आपका, 1.91 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, ये 0.37 है और 1 में से ये माइनस कर लीजिए आप, तो ये आ जाएगा 0. मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो 93 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि हमने 2 डिजिट तक ले लिया है, माइनस करेंगे तो फिर हमने 2 डिजिट तक ले लिया 0.93। और इधर ये n माइनस 2 तो है ही आपका, n माइनस 2 तो दिया ही हुआ है। अब हम इसको देखिए, ये कुछ नहीं होता है तो हम इसे 1 मान लेते हैं। नीचे कोई भी अगर 10 लिखा हुआ है तो 10/1 माना जाता है, 12 है तो 12/1 माना जाता है, तो 1.91 है तो हमने 1 लिख लिया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे को समझ लें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, इसको इससे गुणा करना है, यानी कि यहाँ से, और इसको इस लाइन से गुणा करना है। तो ये हो जाएगा 1.91 गुणा 0.93, और इसको ऊपर वाली लाइन को हमें 1 से गुणा करना है, तो 1 से गुणा करें तो वही लाइन आ जाएगी, कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि 0.37 और ये n माइनस 2 हो गया एक तरीके से। तो अब सब बराबर बराबर आ गया है। 1.91 को 0.93 से आप गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1.7763 इक्वल टू 0.37 ऐसे ही लिखा हुआ है, n माइनस 2 ऐसे ही लिखा हुआ है। तो हम जब अंडर रूट है तो हम इसको क्या करें कि हम इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब ये जो एक जैसी वैल्यू ना एक तरफ लिख लीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम यहाँ पे नीचे ला सकते हैं डिवाइड में, यानी कि 1.7763 डिवाइडेड बाई 0.37, और ये रह गया केवल n माइनस 2। एक जैसे आइटम एक तरफ कर लिए अब हमने। अब हम क्या करें, क्योंकि अंडर रूट है तो हम दोनों को स्क्वायर कर लें तो अंडर रूट हट जाता है, यानी स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर लीजिए आप। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 1.7763 अपॉन 0.37
को स्क्वायर कर लिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो n -2 रह जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएगा। अब बस सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन। देखें आप, इसको आप इससे डिवाइड कर लीजिए तो यह आ जाएगा 4 में लिख दिया 4.8 का स्क्वायर बराबर n-2। 4.8 को स्क्वायर करेंगे आप तो लगभग 23 आएगा। पॉइंट्स में आएगा तो छोटा सा पॉइंट होता है तो हम उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम निकाल रहे हैं वो पूरे ही होंगे, पॉइंट्स में नहीं होंगे। ये हो गया n-2। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा, तो ये हो गया एक जैसे आइटम एक तरफ है, इसे इधर ले आइए तो ये प्लस हो जाएगा 23 + 2 अब बराबर n, तो ये हो गया 25 बराबर n, यानी n की वैल्यू आ गई 25। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कितना पेयर होने चाहिए, तो डिजायर्ड होने कितने चाहिए, कितने डिजायर है, कितनी जरूरत है, डिजायर्ड नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू 25। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह क्वेश्चन हमें करना है। तो नंबर ऑफ आइटम निकालिए, कोई भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई चीज़ गायब है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इधर से उधर ले जाकर आप ये सॉल्व कर सकते हैं। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लें पहले आप। यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। एक स्टडी करी गई पति और पत्नियों की, कोई फैक्ट्री में काम करते थे। 18 हस्बैंड्स हैं, 18 वाइफ्स हैं। ठीक है, उनके पेयर बने हुए हैं कि हस्बैंड है और वाइफ है। तो उनकी हाइट देखी गई और उसका कोरिलेशन देखा गया कि हस्बैंड वाइफ में जो कोरिलेशन है वो 0.52 का है। यानी कि कोरिलेशन ठीक ठीक है, मॉडरेट है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत हाई नहीं है, बहुत लो नहीं है। अब हमें टी टेस्ट के द्वारा पता लगाना है कि जो कोरिलेशन है ये सार्थक है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। इसके लिए टी की वैल्यू तो हमें पहले देख लेते हैं, हमें गिवन क्या क्या है। एन हमें दे ही रखा है 18 और आर भी दे रखा है हमें 0.52। तो बस फॉर्मूला लगाना है। तो पहले हम नल हाइपोथेसिस निकाल लें। नल हाइपोथेसिस क्या में मानेंगे कि कोई डिफरेंस इन कोरिलेशन में सैंपल और पॉपुलेशन में नहीं है। नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस in the correlation coefficient of sample and population। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लें टी का वैल्यू का। फॉर्मूला पता ही है, अब आपको याद हो गया होगा, 1 - r² अंडर रूट और मल्टीप्लाई करेंगे n-2 से। देखिए मुझे भी याद हो गया आप तो। और r हमें दे रखा है 0.52, 1 -
0.52 का स्क्वायर अंडर रूट एन कितना दे रखा है 18 पेयर्स है तो 18 माइनस 2 अंडर रूट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस आप। तो 0.52 अपॉन 1 में से इसको 0.52 है, ये 52 के स्क्वायर करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे तो आएगा ये आपका, अंडर रूट भी हटा देंगे तो 0.854 आएगा जब इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ये अंडर रूट 16 है तो 0.52 अपॉन 0.854 कैलकुलेशंस करनी आपको आनी चाहिए। 16 का अंडर रूट होता है 4, क्योंकि 4 गुणा 4 16 हो जाता है, तो 16 का अंडर रूट हो गया 4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दोनों को गुणा करिए, 0.854 से भाग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 2.435। ये आ गई हमारी टी की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन में देखेंगे कि टेबल वैल्यू दी हुई है कि नहीं दी हुई है। ये देखिए दे रखी है, टेबल वैल्यू 2.12 दे रखी है, 5% सिग्निफिकेंस है और 16 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। ठीक है, तो कितनी दे रखी है 2.12 दे रखी है। याद रखेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे n-2 कर देते हैं, तो 18 पेयर्स हैं, 18 - 2 बराबर 16, तो 16 पर देखेंगे और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखेंगे तो टेबल वैल्यू हमें दे रखी है 2.12 और टी वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो हमारी निकल कर अभी कितनी आई है 2.435। तो टेबल वैल्यू ज़्यादा है, तो टेबल वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है और हमारा नल हाइपोथेसिस था कि नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, ये तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब टेबल वैल्यू ज़्यादा होती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं करते हम उसको। तो इसका मतलब नल हाइपोथेसिस नॉट एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड कह लीजिए, एक ही बात है, नॉट एक्सेप्टेड। तब एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उल्टा हो गया इसका, तो हम क्या लिखेंगे कि डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट यानी सार्थक अंतर है। ठीक, तो इस तरह से देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी तो आधा ही घंटा हुआ है वीडियो को, तो देखें अगला क्वेश्चन। ये देखिएगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिए दो तरीका, ये क्वेश्चन थोड़े डबल है, ये पेयर्ड सैंपल्स हैं, एक का साइज 6 है, एक का 11 है, यानी कि दो प्रश्न हो गए। टेकन फ्रॉम टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी हैं कुछ, वहाँ से ये लिए गए हैं। देयर आर निकाला गया, कोई दो कैरेक्टरिस्टिक्स ली गई, उनमें आर निकाला गया, एक का आया 0.6, एक का आया 0.754, क्योंकि दो ग्रुप अलग अलग हैं, एक 6 साइज़ का है, एक में आइटम्स हैं 6 एंड 6 है, एक में n नंबर ऑफ आइटम है 11। अब पूछा है कि आर दिस वैल्यू सिग्निफिकेंट, तो दोनों का अलग अलग हमें देखना पड़ेगा कि दोनों ग्रुप के वैल्यू सिग्निफिकेंट हैं आर या नहीं है, यानी कि डबल काम हो गया हमारा। ठीक है, तो पहले तो आप जानते ही हैं नल हाइपोथेसिस हम मान लेते हैं। नल हाइपोथेसिस हम क्या मानेंगे कि डेट वेरिएबल्स जो हैं इसमें इन दी पॉपुलेशन, कि वेरिएबल्स जो हैं पॉपुलेशन में आर नॉट कोरिलेटेड, या कह सकते हैं आप कि जो आर है कि जो कोफिशिएंट कोरिलेशन है या कोरिलेशन, और क्या मान सकते हैं कि जो हमारा कोरिलेशन है कोरिलेशन कोफिशिएंट CIENT
ऑफ पॉपुलेशन इज 0। यानी कि कोई कोरिलेशन नहीं है तो इसका मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट 0 होता है। जब 0 होता है तो समझो कोई कोरिलेशन सहसंबंध आपस में नहीं है। तो ये दो क्वेश्चन हो गए देखिए आपके पास, एक 6 साइज का, एक 11 साइज का, और दोनों के आर भी अलग अलग दे रखे हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला है n दे रखा है हमें कितना 6 और r दे रखा है 0.6, ठीक है। तो पहले इसकी टेबल वैल्यू t निकाल लें। फॉर्मूला पता ही है, r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू n माइनस 2 अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया 0.6 अपॉन 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर, n है 6 तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। 0.6 इंटू 6 में से 2 गए, 4 बचे, 4 का अंडर रूट होता है 2। ये 6 छंग 36 होते हैं तो 1 में से 0.36 माइनस करेंगे 1 में से तो 64 बचेगा, अंडर रूट में 64, 0.64। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 6 दूनी 12 यानी कि 1.2 हो गया। इसका अंडर रूट निकालेंगे, 64 का अंडर रूट 8 होता है, लेकिन 0.64 है तो इसलिए 0.8 आ जाएगा। और इसको आपने सॉल्व करा अगर तो ये t की वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी 1.5। ये t की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। ये तो एक ग्रुप की आ गई हमारी। अब ऐसे ही हम दूसरे ग्रुप की निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है n बराबर 11 और कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.714। फॉर्मूला यही सेम रहेगा तो वैल्यू लगा लेते हैं। तो r कितना है 0.714 इंटू 11 माइनस 2 अंडर रूट अपॉन 1 माइनस 0.714 का स्क्वायर, और ये सब रहेगा अंडर रूट में, ठीक है। तो 0.714 गुणा 11 में से 2 गए, कितने बचे 9। 9 का अंडर रूट होता है 3, क्योंकि 3 तिया 9 होता है। 3 गुना 3 कितना होता है, 3 गुना 3 9 होता है, तो 9 का अंडर रूट हो गया 3। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 0.714 का स्क्वायर करेंगे आप तो ये 0 पॉइंट शॉर्ट में लिख दूंगा 0.51 आ जाएगा। वैसे पॉइंट्स में तो ज़्यादा आएगा लेकिन राउंड हम ले लेते हैं, 2 डिजिट तक आप ले सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई, ऊपर मल्टीप्लाई करा तो 2.142, ये डिवाइड करा, इसमें से माइनस करेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे। समझ लें आप, 1 में से 0.59 1 माइनस करेंगे तो 0.49 बचेगा, और 2.142 है 0.49 यानी कि 7 होता है। 7 गुणा 7 कितना होता है 49, तो 49 का अंडर रूट हो गया 0.7। इसको भाग कर लीजिए तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.06। ये आपकी यानी कि t बराबर हो गया 3.06। ये t की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है। अब इनकी टेबल वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर टेबल वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ऊपर देख लें आप, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एक तो 4 डिग्री पर है क्योंकि 6 में से 2 निकल गई, एक का है 2.78 और एक का है 2.26, ठीक है। दोनों का दे रखा है, एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप का। क्योंकि यहाँ पे 11 आइटम है, 11 में से 2 गए, 9 बचे, तो ये 9 वाले का है, ये पहले वाले का है जिसके 6 आइटम है, ठीक है। तो टेबल वैल्यू यहाँ पर हो गई हमारी 2.78 और t की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है वो निकाली है 1.5, तो t वैल्यू यहाँ पर कम है। और इस वाले केस में टेबल वैल्यू हमें दे रखी है 2.26 और t वैल्यू कैलकुलेटेड अभी हमने निकाली है 3.06। यहाँ पे t वैल्यू ज़्यादा है, देखिए दोनों में अंतर हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे t वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस हमने माना था कि कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस जो है वो H0 एक्सेप्ट हो गया। यहाँ पे t वैल्यू ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस
ये एक्सेप्ट नहीं हुआ, नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो यहां पर तो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। जबकि यहां पर नल हाइपोथेसिस उल्टा हो गया, तो यहां पर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम क्या मानेंगे? कोरिलेशन कोफिशिएंट इज सिग्निफिकेंट, यानी कि यहां पे सार्थक है और पहले वाले ग्रुप में सार्थक नहीं है। ये आपको लिखना है। देखिए कितना इजी हो गया। ठीक है, तो हमने 5 सवाल कर लिए हैं। चलिए एक और आखिरी कर लेते हैं, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूं कि आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करा दिए हैं, जिससे कि आपको परेशानी ना आए कि आपको सब वैरायटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर देखें आप, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, आर टी की वैल्यू निकालते हैं तो आर की जरूरत होती है और एन की जरूरत होती है। यहां पर देखा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर, यहां पर आर की वैल्यू पूछी है आपसे, ऑफ 11 पेयर्स फ्रॉम अ वाइब्रेट नॉर्मल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट एंड 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी कि आर पूछा है, 11 पेयर्स है, एन पता है हमें। ठीक है, और टेबल वैल्यू 2.262 भी दे रखी है। तो देखिए अब देखिए किस तरह से हमें करना है। क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए पहले। देखिए हमें पता है कि टी का फॉर्मूला क्या होता है, ये आंसर निकाल रहे हैं हम। टी का फॉर्मूला आपको पता है, आर अपॉन √1 माइनस आर स्क्वायर इंटू एन माइनस 2, ये होता है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर दें अगर, तो टी बराबर हो जाएगा आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 11 पेयर्स हैं ये, तो 11 माइनस 2 हो गया। या हम ऐसे कह सकते हैं टी बराबर आर इंटू 11 में से 2 गए, कितने बचे? 9 बचे। 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो हम इसको लिख सकते हैं टी बराबर 3r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए, देयरफॉर जो 3r है अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर अंडर रूट जो बचा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमसे पूछा है ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू। क्वेश्चन में आप ऊपर पढ़ेंगे तो लिख रहा है, देखिए क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो हमें टी की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, कैलकुलेटेड वैल्यू टी शुड बी ग्रेटर, ज़्यादा होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो ज़्यादा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आर की वैल्यू हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन फ्रॉम अ वाइब्रेट पॉपुलेशन, सिग्निफिकेंट कहा है। सिग्निफिकेंट कब होती है? जब टेबल वैल्यू कम होती है, टी वैल्यू ज़्यादा होती है, तब सार्थक होता है। जब टेबल वैल्यू ज़्यादा होती है, हमारी टी वैल्यू कम निकल कर आ रही है, तो जब टी वैल्यू कम आती है तो अंतर सार्थक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक आ गया कि पॉपुलेशन इज सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण कब होगा? जब टी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो टी की वैल्यू ज़्यादा होगी टेबल से, तो ये टी की, ये तो टी है ही, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए हमारी टेबल वैल्यू से। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, TR 3R और 1 माइनस आर स्क्वायर ग्रेटर देन टेबल वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है आपको।
2.262। क्वेश्चन आपने करा होगा कॉपी, उसमें देख सकते हैं। अब बस r की वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे इक्वल टू मानते हैं ऐसे ग्रेटर देन मान लीजिए इसको। तो अब हम क्या करें, जब एक अंडर रूट होता है तो मैंने बताया कि हम स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड्स का, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि एक का कर लें, दोनों साइड का करना पड़ता है। तो 3r अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए आप, और फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2.262 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए आप। तो देखिए 3r गुणा, क्योंकि स्क्वायर है तो 3r को 3r से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 3 तिया क्या हो गया 9, r इंटू आर स्क्वायर हो गया। जो अंडर रूट होता है उसको स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर बचा। इसका स्क्वायर का मतलब 2.262 को 2.262 से ही गुणा करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5.116644। आप चाहें तो इसको हम इधर ले जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5.116644 गुणा 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करें, 9r स्क्वायर तो दिया ही हुआ है, जब ये इससे गुणा करेंगे तो 5 को हमें 1 से भी गुणा करना पड़ेगा और इस पूरी लाइन को हमें आर स्क्वायर से भी गुणा करना पड़ेगा। तो 1 से गुणा करेंगे इस पूरी को 5.116644 को, तो वही आ जाएगा 5.116644 माइनस 5.116644 आर स्क्वायर हो गया। एक जैसे आइटम को एक तरफ कर लीजिए, आर स्क्वायर इधर को ले आइए आप, तो 9r स्क्वायर माइनस है ये तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5.116644 आर स्क्वायर बराबर 5.116644 अकेला रह गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, तो दोनों 9 और 5 14 हो गए, 14.116644 आर स्क्वायर, और ये हो गया 1.116644। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे जाएगा, नीचे चला जाएगा ये, तो 5.116644 डिवाइडेड बाई 14.116644। तो आर स्क्वायर बराबर, इसको इससे भाग कर लीजिए, तो भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3625। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, इसका दोनों तरफ से अंडर रूट कर लीजिए। पहले इसको रहने देते हैं अभी हम, पहले इसको हम क्या कर लें, अंडर रूट कर लीजिए इसका। अंडर रूट कैसे करेंगे, अंडर रूट कर लेते हैं बोथ साइड्स, तो आर स्क्वायर जो है वो, इसको भी अंडर रूट कर लो और इसको भी अंडर रूट कर लो, 5.116644 अपॉन 14.116644। तो इसका आर स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो आर बचेगा, इसको इससे भाग कर लीजिए और उसका अंडर रूट निकाल लीजिए, तो इसको भाग कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.3625। अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, अंडर रूट आपको निकालना आता ही है, 0.602 के आसपास निकल कर आ जाएगा, तो आर की वैल्यू निकल कर आ गई। तो हम चाहे तो लाइन लिख सकते हैं कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ आर टू बी सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होने के लिए आर की सबसे कम वैल्यू और 5% पर, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लास्ट में हमें लिखना चाहिए आंसर, तभी पूरे नंबर मिलते हैं। इन अ सैंपल ऑफ 11 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस
शुड बी ग्रेटर देन 0.062। ये हमें लिखना पड़ेगा कि यार इससे ज़्यादा, इससे ये कम से कम वैल्यू, इससे ज़्यादा होगा तो ये सार्थक रहेगा। ठीक है, अब हमने देखिए 6 क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। तो हम ये टी टेस्ट अब यहाँ पर हम अभी अपना ख़त्म कर रहे हैं। तो टी टेस्ट हमने कई मेथड यहाँ पे सीख लिए हैं। 1 सैंपल देखा, 2 सैंपल देखा, पेयर्ड सैंपल देखा और ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का सिग्निफिकेंस देखा। तो कई वैरायटी हमने करे हैं, कई क्वेश्चन कर लिए हैं। आप बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो देखेंगे तो आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।